हेलो दोस्तों, हम लोग आज करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसमें हर एक क्वेश्चन में हम 2 सेकंड का मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है कार्य। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या है ये आपको बताना है। पहला विकल्प है जूल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा वाट और चौथा है डाइन। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। इसके ऑप्शन है दूरी, समय, प्रकाश और धारा। तो प्रकाश वर्ष दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है बल। बल की एसआई यूनिट क्या है। तो इसके विकल्प हैं केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। तो बल की एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, मिलान करना है आप लोगों को। तो पहला है इसमें उच्च वेग। उच्च वेग में जो वेग को मापते हैं मैक से मापते हैं, मैक में। अगला है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। अगला दाब। दाब को पास्कल में मापते हैं और ऊर्जा को जूल में मापते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिलान करना है। 2 कूट दिए हुए हैं, उन लोगों का उनका दोनों का मिलान करना है। तो पहला है इसमें दूरी। दूरी का जो मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष यहाँ है, ठीक है, यानी ए का थर्ड पार्ट। अगला है बी पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। मोल एक मूल राशि भी है, ठीक है। अगला है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। अगला है ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक होता है वाट घंटा। तब ऑप्शन हम देखेंगे ए का थर्ड पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट, सी का सेकंड पार्ट और डी का फोर्थ पार्ट। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए का थर्ड पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट, सी का सेकंड पार्ट और डी का फोर्थ पार्ट। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी मिलान करना है आप लोगों को। मिलान करना है, 2 सूची दी हुई है उससे मिलान करना है। पहला है त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला बल। बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगला है कृतकार्य। कृतकार्य का मात्रक होता है जूल। आवेग। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। तो यहाँ से हम मैच जब कराएंगे तो ए का फोर्थ पार्ट, बी का थर्ड पार्ट, सी का फर्स्ट पार्ट और डी का सेकंड पार्ट, यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई किससे संबंधित है। खगोलीय इकाई संबंधित है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी से, यानी ये पार्ट। अगला क्वेश्चन है पारसेक। पारसेक यूनिट है। पारसेक क्या है, ग्रहों के बीच की दूरी जो मापी जाती है वो पारसेक में मापी जाती है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे पहला है डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, हाँ बिल्कुल सही है। अगला है आशुशक्ति। आशुशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही है। अगला है समुद्री मील। समुद्री मील नॉटिकल जो मील होती है वो नौ संचालन की में दूरी की इकाई होती है, बिल्कुल सही है। अगला है सेल्सियस। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये गलत है, ठीक है। सेल्सियस जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है बल्कि टेम्परेचर की इकाई है, ठीक है। अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन जो होता है वो ज्योति
तीव्रता का मात्रक है या ज्योति फ्लक्स का मात्रक है? सी पार्ट है दोनों का। डी कोई नहीं। तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो ज्योति का मतलब ज्योति तीव्रता है यहाँ पर, तो ज्योति तीव्रता की इकाई लक्स भी होती है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पास्कल। पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, सी पार्ट है वर्षा की, और डी है तापमान की। तो पास्कल जो इकाई होती है वो दाब की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैंडला। कैंडला मात्रक है। कैंडला किसका मात्रक है? तो इसके ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। तो कैंडला जो है वो ज्योति तीव्रता का एक मात्रक है। आगे देखेंगे, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? ऊर्जा की एसआई इकाई है, ठीक है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, हर्ट्ज या पास्कल? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जूल। अगला देखेंगे, हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की क्या माप है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो इसमें ऑप्शन है टेस्ला, एम्पियर, कोबाल्ट, ओम। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो माप होता है वो क्या होता है? टेस्ला। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज इसके ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, डी पार्ट है तरंगों की आवृत्ति। तो हर्ट्ज में जो मापा जाता है वो तरंगों की आवृत्ति होती है। नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए ऑप्शन है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलाम। तो विद्युत मात्रा को जो हम मापते हैं वो एम्पियर में मापते हैं, ये पार्ट सही हो जाएगा। आगे एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या है? तो इसके ऑप्शन है वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। तो लेंस जो होता है वो डायोप्टर होता है, लेंस की शक्ति। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, P = 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ से बी पार्ट सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं? तो कैंडला, एम्पियर, समुद्री मील या डेसिबल। तो इसमें डेसिबल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो एम्पियर जो है वोल्टेज को नापते हैं, करंट को नापते हैं, प्रतिरोध को या पावर को। तो एम्पियर के लिए करंट सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, यंग प्रत्यास्थता क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कोई भी प्रत्यास्था हो, प्रत्यास्था जो होता है, प्रत्यास्था का फार्मूला होता है y = प्रतिबल, अपान विकृति। तो हमें पता है कि विकृति एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसीलिए जो प्रतिबल की यूनिट होगी वही ये प्रत्यास्था की यूनिट होगी। और प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल जो होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो यानी बल बटा क्षेत्रफल यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा डाइन सेंटीमीटर, ऑप्शन जो आपके हैं डाइन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, सी है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, डी है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो यहाँ से न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखेंगे, तापमान की एसआई इकाई क्या है? रेमर स्केल, केल्विन, एम्पियर या कैंडला। तो तापमान की एसआई इकाई जो होती है वो केल्विन होती है। आगे देखेंगे,
किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किसमें मापी जाती है? तो पदार्थ की प्रतिरोधकता किसमें मापी जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है ओम मीटर, ओम पर सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर या ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि प्रतिरोधकता होती क्या है। तो R इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। इसमें R क्या है? प्रतिरोध है। रो को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। L लंबाई होती है और A होती है एरिया। तो यहाँ रो को ही हम प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ से हम अगर इसकी यूनिट निकालेंगे तो ये आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर आ जाएगा। यहाँ से हम इसकी यूनिट निकालेंगे तो हो जाएगा ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो संवेग होता क्या है पहले जान लीजिए। P इक्वल टू होता है एम भी। एम क्या होता है? मास। और भी क्या होता है? वेलोसिटी। तो मास के लिए हम क्या यूज करेंगे? किलोग्राम। और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड यूज करेंगे। तो यानी संवेग का मात्रक क्या आ गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस अकॉर्डिंग से आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी पार्ट। संवेग का एसआई मात्रक बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया है लेकिन हम इसमें क्वेश्चन हमें याद है। यहाँ पर पूछा था कौन सी ऐसी राशि जो अदिश राशि है। क्वेश्चन में था कौन सा अदिश राशि है। तो संवेग दिया है, संवेग है। तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आगे देखें। संवेग ऊर्जा है, बलागुड़ है। नहीं, रुक जाइए, क्वेश्चन थोड़ा ये कम दिखाई पड़ रहा है तो थोड़ा ऊपर करते हैं। अब सही है। तो ये क्वेश्चन था कि कौन सी अदिश राशि है। तो संवेग एक सदिश राशि होती है, वेग भी एक सदिश राशि होती है, कोणीय वेग भी सदिश राशि होती है। तो यहाँ से द्रव्यमान जो आपका अदिश राशि है और ये मूल राशि भी है। ठीक है, सदिश राशि किसको कहते हैं? जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए उसको हम सदिश राशि कहते हैं। और जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अदिश राशि क्या है। इसमें अगला क्वेश्चन है अदिश राशि क्या है। तो इसके ऑप्शन है ऊर्जा, बलागुड़, संवेग, उपरोक्त में से सभी। तो ऊर्जा जो है हमारी अदिश राशि है। बलागुड़ में डायरेक्शन भी ध्यान दिया जाता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी। आगे संवेग में भी दिया जाता है। तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? ऊर्जा हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन में है, इसके ऑप्शन है संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। तो संवेग एक सदिश राशि है, बिल्कुल सही है। दाब अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि और कार्य भी अदिश राशि। आगे देखेंगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, इसीलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। तो वेग भी सदिश राशि होती है, चाल अदिश राशि होती है, जबकि वेग सदिश राशि होती है क्योंकि वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। बल भी एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ आयतन अदिश राशि है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि क्या है। तो पहले ऑप्शन है वेग ही आपकी सदिश राशि है क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। तो यहाँ से वेग आपका सदिश राशि आ जाएगा। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। व्युत्पन्न परिमाण क्या होते हैं पहले ये जान लीजिए। कुछ राशियाँ होती हैं मूल राशियाँ 7 होती हैं। तो ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ या व्युत्पन्न परिमाण कहते हैं। मूल राशियाँ 7 होती हैं। मूल राशियाँ क्या 7 होती हैं उसको समझ लेते हैं। पहली होती है द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा का मात्रक, मोल। तो हमारी कितनी होगी? 3, 4 और 1, 5। ठीक है, इसके आगे देखेंगे टेम्परेचर,
टेम्परेचर भी एक मूल राशि होती है। टेम्परेचर भी एक मूल राशि होती है। ठीक है, आगे देखेंगे। टेम्परेचर भी एक मूल राशि होती है और फिर इसके आगे होता है जो तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ से ये 7 मूल राशियाँ होती हैं। तो इसमें देखिए हम देखेंगे घनत्व। घनत्व मूल राशि नहीं है। द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है वो मूल राशि है। ठीक है, तो आपको बताना था कौन सा व्युत्पन्न परिमाण नहीं है। तो ये सब व्युत्पन्न परिमाण है क्योंकि ये मूल राशियों की सहायता से बनता है। घनत्व मूल राशियों की सहायता से बनता है। आयतन भी मूल राशि की सहायता से बनता है। तो ये व्युत्पन्न है। चाल भी है व्युत्पन्न। तो ये द्रव्यमान मूल राशि है, तो इसीलिए ये व्युत्पन्न परिमाण नहीं है बल्कि ये मूल राशि है। ठीक है, आगे देखेंगे त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है। तो त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल होता है। वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, यही आपका ये पार्ट सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है। तो पदार्थ का संवेग क्या होता है, P = mv, और वेग क्या होता है, v। दोनों को काट देंगे तो यहाँ से m आ जाएगा, यानी कि सी पार्ट सही है। फिर आपका यहाँ पर सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। तो प्लांक कांस्टेंट जो k होता है, k को क्या कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट k जो होता है, सॉरी, प्लांक कांस्टेंट को h से रिप्रेजेंट करते हैं, k से नहीं रिप्रेजेंट करते। तो h का जो आयाम होता है, h का जो यूनिट होती है वो वही यूनिट होती है जो इसमें पूछा किसकी होती है, ऊर्जा की या रेखीय गति की या कोणीय गति की या बल की। तो ऊर्जा की प्लांक कांस्टेंट जो h होता है उसकी यूनिट जो होती है वो कोणीय गति की यूनिट के बराबर होती है। मतलब कि जो कोणीय गति की यूनिट होगी वही इसकी भी यूनिट होगी h की। ठीक है, तो यहाँ से सी पार्ट आपका सही हो जाएगा। यहाँ से आपका सी पार्ट सही हो जाएगा। अगला देखते हैं लड़की। एक लड़की है, झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है बैठकर। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आवर्तकाल का सूत्र होता है T = √L/g होता है। तो L का मतलब वही लंबाई होता है गुरुत्व केंद्र का। तो अगर लंबाई जो बढ़ जाएगी तो त्वरण यहाँ से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब आवर्तकाल, सॉरी, अगर एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो दोलनों का आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक है, दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आवर्तकाल का यही सूत्र होता है। ठीक है, जो हमने बताया। तो यहाँ पर आवर्तकाल इसका कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ जाएगी। ठीक है, गुरुत्व की ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो गुरुत्व की ऊंचाई बढ़ जाने से आवर्तकाल कम हो जाएगा, यानी कि और तेज़ी से वो झूलने लगेगी। अगला देखेंगे घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक मास है ना, वो एक द्रव्यमान है, तो उसकी वजह से उसका जो वेग होगा वो कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण क्या होगा। तो हम एक रिलेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो उसका त्वरण
कितना होगा ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है तो उसका क्या होगा। त्वरण दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी, या भार दोगुना हो जाएगा। तो हम सबसे पहले वेग और गतिज ऊर्जा में सूत्र देख लेते हैं। तो k = होता है ½ m v²। तो अगर वेग को दुगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, इसको अगर 2 गुना करेंगे, वेग को दोगुना करेंगे 2v, तो 2v का स्क्वायर होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 4k। ठीक है, कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। अगर हम वेग को दोगुना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि सी पार्ट सही होगा। यहाँ इसका कौन सा पार्ट सही होगा, सी पार्ट सही होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा 4। अगला, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। अगला है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। बिल्कुल सही है, हाँ सेकंड पार्ट सही है। आगे दोनों सत्य हैं, दोनों गलत है, तो वो नहीं, दोनों सत्य नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, आगे देखेंगे। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये किसका नियम है, ये न्यूटन का कौन सा नियम है, गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, या गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो हमारा यहाँ पर जो ये न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। किसी भी बल द्वारा जो पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बी पार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए सेशन।